हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल है और जिसके अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है ना। रदरफोर्ड ने ये जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया था। इससे पहले डिफरेंट मॉडल रदरफोर्ड से पहले जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे, जैसे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। ठीक है। तो उस मॉडल के थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की अपने मॉडल के अंदर, और उन्होंने ये जो मॉडल दिया उसके अंदर यानी उन्होंने ये जो ऑन द बेसिस ऑफ यानी ऐसे कहें कि आप यानी लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो हमारे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को प्रूव किया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीजें जो है जो दरकार थी वो ली। सबसे पहले तो उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल इमिटर लिया। ठीक है। उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते थे। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये क्या हमारा गोल्ड फॉइल, और उसके सराउंडिंग में फ्लोर सेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इस अल्फा पार्टिकल इमिटर से अल्फा पार्टिकल को इमिट किया। ठीक है। इमिट किया। अब इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल जो उन्होंने लिया था वो बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक था। यानी उसकी जो थिकनेस थी वो 0.00004 थी सेंटीमीटर। ठीक है। इतनी पतली जो है ना, उन्होंने पतला जो है थिन जो है वो गोल्ड फॉइल लिया था। इसलिए लिया था ताकि जो पार्टिकल है वो आसानी के साथ पेनिट्रेट हो सके, अंदर दाखिल हो सके गोल्ड फॉइल के अंदर। ठीक है। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? कोई और मेटल ले सकते थे, मगर उन्होंने गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड फॉइल को हम यानी आसानी से पतला कर सकते हैं और उसे आसानी से हम डिफरेंट शेप में तब्दील कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है। अब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये क्यों लगाई गई? इसीलिए कि अगर ये जो पार्टिकल हैं जहां भी लगेंगे, जहां भी इस स्क्रीन से टकराएंगे तो वहां ग्लो होगा। अब इसने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि इन पार्टिकल को, इन रेस अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया। ठीक है ना। उस पर फॉल किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉइल से क्रॉस होकर जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ फॉइल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। इस तरह कुछ इस तरफ अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। यानी कुछ तो स्ट्रेट जा रहे थे इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे यानी कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो रहे थे, बिल्कुल पीछे वापसी आ रहे थे। ठीक है। यानी उस गोल्ड फॉइल से टकरा कर सीधे वापस आ रहे थे। अब अगर हम मिसाल के तौर पर हम ले कि ये इस गोल्ड फॉइल के पार्टिकल है। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से पार्टिकल जा रहे थे कि कुछ पार्टिकल इसको क्रॉस करते हुए जा रहे थे इस गोल्ड फॉइल को, और कुछ ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है ना। एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। कुछ बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो सीधा टकरा कर वापस आ रहे थे। ठीक है। अब उन्होंने इन चीजों को देखकर एक कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला, जिसको उन्होंने एक मॉडल की सूरत में पेश किया, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब देखें
उस मॉडल के पास्टुलेट्स को हम देखते हैं और उसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने मॉडल दिया, उसके कुछ पास्टुलेट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पास्टुलेट उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बिल्कुल बाउंस बैक हो रहे थे, ठीक है ना, यानी क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जो पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहे थे, इसलिए बाउंस बैक हो रहे थे, ठीक है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जब सेम चार्जेस होती हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होती है ना। तो उन्होंने देखा कि मेन जैसे ही अल्फा पार्टिकल, कुछ बहुत ही फ्यू पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये बाउंस बैक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही कम जगह जो है ना वो उसका वॉल्यूम बहुत कम है। उन्होंने उस छोटी सी जगह को नाम दिया था क्या, न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या कहा, एटम कंटेन स्मॉल हेवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो हेवीली चार्ज है, यानी उसमें अंदर चार्ज है, वो कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस व्हिच कंटेन इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है एटम के अंदर, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ठीक है ना, रिवॉल्व करते हैं कहाँ, सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज रीजन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा पास्टुलेट है वो उसने ये बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इसने बताया कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। इसने ये क्यों बताया, इसको ये बात किस तरह समझ में आई, क्योंकि अब देखें ना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज होनी चाहिए, पर इसने देखा कि एटम तो न्यूट्रल है। तो इसने ये कंक्लूजन निकाली कि भाई जिस एटम अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, ठीक है ना। और उन्होंने एक और पास्टुलेट बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ना बहुत ही कम वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर उसकी जगह जो है बहुत कम जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब उसने ये किस तरह जो कंक्लूजन निकाले कि न्यूक्लियस कम होता है, क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो एटम से क्रॉस होके जा रहे थे, यानी उस गोल्ड फॉइल से क्रॉस होके जा रहे थे। तो उसने कहा कि बहुत सारी एटम के अंदर जगह जो है खाली है, बस छोटा सा पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अब इसने जो 3 किस्म के पार्टिकल देखे थे, यानी जब उसने बम्बार्ड कराया पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पर, तो उसने एक पार्टिकल वो देखे जो बाउंस बैक हो रहे थे। तो उसने कहा कि भाई ये बाउंस बैक इसलिए हो रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियस है। दूसरे वो थे जो अनडिफ्लेक्टेड थे, जो सीधा उस फॉइल को क्रॉस करते हुए जा रहे थे। तो उसने कहा कि भाई ये एक एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, ठीक है ना। तीसरा उसने कहा देखा कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि अब इसमें अल्फा पार्टिकल पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि उस अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे और डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे, या फिर वो न्यूक्लियस से इस तरह टकरा रहे थे कि वो डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे, ठीक है। तो ये है रदरफोर्ड के कुछ पास्टुलेट। अब हम आते हैं वो उन बातों पर कि जो कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से जो रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनकी वजह से, तो आप ये नोट कर लें। तो दोस्तों ये कुछ असम्पशन है, डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अब रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, बट दीज लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल बॉडीज, नॉट फॉर द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये जो लॉ दिया था वो
लॉज ऑफ मोशन की बेसिस पर दिया था, मगर लॉज ऑफ मोशन जो है वो चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना, यानी हम उसको चार्ज बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ न्यूट्रल बॉडी के लिए। तो एक तो इनका ये एक डिफेक्ट था, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन अ चार्ज मूव कंटिन्यूअसली इट कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी, ठीक है ना। इस मैक्सवेल के मुताबिक यानी जब अगर चार्ज कोई मूव करती है कंटिन्यूअसली तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करती है, मगर ऐसा तो नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा था तो वो एनर्जी इमिट नहीं कर रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली इमिट करता तो वो एनर्जी लॉस करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर पड़ता, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा था। ऐसा होता तो एटम तो खत्म हो जाते ना, मगर ऐसा नहीं था। तो ये भी उनका एक डिफेक्ट था। तीसरा, अगर इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कंटिन्यूअसली देन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बट इट वाज नॉट। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता न्यूक्लियस के अराउंड तो जो स्पेक्ट्रम बनता है इलेक्ट्रॉन के, जो लाइट इमिट होती है, उस एनर्जी इमिट होती है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता, मगर ऐसा नहीं था। जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो इस वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट मॉडल दिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यानी वो रिजेक्टेड हो गया। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।